नमस्कार दोस्तों, रायगढ़ के एक 11 साल का मारवाड़ी परिवार का लड़का जो अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटा है। पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते हैं और घर की हालत इतनी खराब कि उन्हें घर तक बेचना पड़ा। ये लड़का खुद 6th-7th क्लास में सिम बेचा करता था ताकि इसे कुछ नया प्राप्त हो सके और अपने करियर के शुरुआती दिनों में कभी गाजियाबाद में अपने दोस्त के साथ रहता तो कभी न्यू दिल्ली में बरसाती में, जहाँ से भी उसको निकाल दिया गया क्योंकि उसके पास पैसे कम थे। लेकिन इसी लड़के ने आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी होटल चेन इंडस्ट्री बना डाली है। ये इंडिया का आज एक स्टार स्टार्टअप बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की अमेजिंग बिजनेस कमबैक स्टोरी, जिसने कोविड-19 के डाउनफॉल के बाद एक ऐसी उड़ान भरी जो आज सबके लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ रितेश अग्रवाल और उसी के स्टार्टअप that has caught the imagination of just so many people, especially in the startup community. Ritesh Agarwal, founder and CEO of Oyo Rooms. His story is the stuff that legends are made of. Definitely one of the biggest success stories in that travel and tourism. In the September quarter inched upwards to reach 158 crore rupees. We are opening more hotels now than ever before. A company that has moved from listing parts of hotel properties to pivoting to a fully led inventory business. Oyo turned a profit of about 132 crore rupees. Leading chain of hotels, homes and spaces. ओयो, जिसका कोविड-19 में 14,000 करोड़ का नुकसान था, वो स्टार्टअप कैसे 2025 में 600 करोड़ के प्रॉफिट तक आ गया है। आज हम सब लोग सोचते हैं बिजनेस करने की, लेकिन हम बीच में ही अटक जाते हैं। हमारा बहाना होता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास बिजनेस की स्किल्स नहीं है, हमारे पास कोई सेंस नहीं है आगे बढ़ने का बिजनेस में, और हमारे पास कोई पैशन भी नहीं होता। लेकिन आज की वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाए कि कैसे एक 18 साल का लड़का अगर एक सेल्फ मेड बिलियनियर बन सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं। क्योंकि मैंने खुद अपने बिजनेस स्टार्टअप आइडिया पे अब काम करना शुरू कर दिया है रितेश अग्रवाल जी से इंस्पायर हो। तो देखते हैं आज का वीडियो कि कैसे एक ओयो घाटे का बिजनेस होने के बाद आज दुनिया में सबसे बड़ा होटल चेन इंडस्ट्री बनने जा रहा है, जिसने अमेरिका के टॉप होटल को ही अक्वायर कर लिया। रितेश अग्रवाल रायगढ़ की एक मिडिल क्लास की फैमिली में उनका जन्म हुआ। वो इसे प्रिविलेज मानते हैं, जैसे आज मैं और आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली में ही जन्मे होते हैं। वो शुरुआत से ही थोड़ा फैमिली से हटके थे। उनके बाकी भाई जहाँ पर इंजीनियरिंग, डॉक्टर, बाकी से फील्ड में जाना चाहते थे, लेकिन वो कुछ अलग करना चाहते थे। उन्होंने 6th-7th क्लास में ही पॉकेट मनी के लिए ही सिम बेचना स्टार्ट किया। उन्हें अच्छा लगता था ये सब चीजें करके। लेकिन जब उन्होंने 10th क्लास पास की तो उनके माता पिता ने उन्हें कोटा भेजा इंजीनियरिंग के लिए, जहाँ पर उन्हें बंसल में एडमिशन लिया था। लेकिन थोड़े ही समय बाद उन्होंने इंजीनियरिंग को छोड़ दिया क्योंकि उनका इंटरेस्ट कोडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, बुक्स, इन सब में था। वो घूमना चाहते थे भारत के अलग अलग जगहों पे। और इसके बाद उन्होंने दिल्ली में ISBM में एडमिशन लिया, जहाँ पर उन्हें इकोनॉमिक्स की और ये एंटरप्रेन्योरशिप की चीज़ें सिखाई जाती थी। वो इस समय अपने दोस्त के पास गाजियाबाद रहते थे और रोज़ गुरुग्राम आके ट्रैवलिंग रहता था। लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद उन्होंने शिफ्ट कर दिया। वो दिल्ली में बरसाती में रहने लगे। बरसाती एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पर एक घर के ऊपर छोटा सा ऐसा मकान टाइप बना दिया जाता है, जिसका किराया कम लगता है, क्योंकि उस टाइम उनका बजट बहुत ही टाइट था और पिताजी के खिलाफ वो काम कर रहे थे। क्योंकि माता पिता चाहते हैं कि आप इंजीनियरिंग करो। बाद में माता पिता जरूर सपोर्ट करते हैं आपको, लेकिन इनिशियल में थोड़ा सा रहता है। इस टाइम वो भारत के अलग अलग जगह पर जाके घूमते थे अपने टाइट बजट होने के बावजूद भी। लेकिन इस टाइम उन्होंने एक छोटा सा, भारत के हर जगह अफोर्डेबल्स होटल्स रहते हैं, लेकिन उन होटल्स को किराएदार नहीं मिलते, और जो घूमने वाले इंसान होते हैं ना, उनको अच्छे और अफोर्डेबल होटल नहीं मिलते। और इसी कमी को देखते हुए उन्होंने अपना सबसे पहला स्टार्टअप लॉन्च किया था जब वो लगभग 17-18 साल की उम्र में थे। और उस स्टार्टअप का उन्होंने नाम रखा था ओवरलेज स्टेज। ये है रितेश अग्रवाल, जिन्होंने 17 साल की उम्र में ओवरलेज स्टेज कंपनी को शुरू किया, जो स्पेशलाइज करती है शॉर्ट और मिड टर्म होटल और अपार्टमेंट रेंटल्स में। Established a hotel rental startup, Oravel Stays, a technology-driven branded network of hotels. ओवरले स्टेज का बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा था कि अलग अलग जगह की जो ये होटल्स थे ना, जैसे गोवा की होटल, मुंबई की होटल, कर्नाटका की होटल, तमिलनाडु की होटल, वो ये सब ओवरले स्टेज पर जाके रजिस्ट्रेशन करते थे। और जब भी कोई कस्टमर गोवा घूमने जाता और वो सर्च करता कि यार अफोर्डेबल होटल मिल जाए, अच्छी 5 स्टार रेटिंग मिल जाए, तो ऐसे में वो ओवरले स्टेज पे जाता और सर्च करता। तो ओवरले स्टेज का जो भी प्रोग्रामिंग मॉडल है उनको ये दिखाता, और जब वो होटल बुक करता तो ओवरलेस को अपना थोड़ा सा उसमें कमीशन चला जाता।
तो ऐसा कुछ ओवरले स्टेज का एक और इस ओवरले स्टेज के बिजनेस मॉडल के दौरान रितेश अग्रवाल हमेशा से कोल्ड ईमेल करते थे। जो भी होटल ओनर से उनको मैसेज भेजते कि आप हमें मौका दीजिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर हुई, हम आपकी ऑक्यूपेंसी को बढ़ा देंगे कस्टमर के थ्रू। लेकिन सबके साथ ही ऐसा ही होता है, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि किसी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं है। लेकिन उनकी कोल्ड ईमेल का रिप्लाई करने वाला पहले बंदे थे गुरुग्राम के एक यादव जी, जो एक अपना होटल चलाते थे और उस टाइम उनकी ऑक्यूपेंसी 20-25% रहती थी, मतलब कम ही कस्टमर उनके पास आते थे। लेकिन जब रितेश अग्रवाल उनसे मिले और उन्हें बताया कि हम आपकी ऑक्यूपेंसी को बहुत बढ़ा देंगे, तब यादव जी का कहना था कि आपको देख के लगता तो है नहीं मुझे, लेकिन फिर भी 20 से कम तो कुछ होगा नहीं, और आपको मैं एक मौका देना चाहता हूँ कि आप हमारे होटल को इस पे रजिस्टर कर लेंगे हम, जिससे हमारी क्या ऑक्यूपेंसी बढ़ भी जाएगी। के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर उस होटल की ऑक्यूपेंसी बढ़ा दी, जिसके चलते यादव जी का बिजनेस बढ़ने लगा। लोग देखने लगे कि भाई यादव जी ऐसा क्या कर रहे हैं जिनकी होटल अब इतनी ग्रो कर रही है। तब माउथ पब्लिसिटी से ओयो का नाम फैला। उस टाइम ओयो नहीं था, मतलब ओरेबल स्टेज ही उस टाइम उसका नाम हुआ करता था। इसके साथ साथ उन्हें इस टाइम बरसाती से भी निकाल दिया गया था, क्योंकि उनका फंड बहुत ही टाइट था। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जब ऊपर वाला साथ होता है तो किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं है। इस टाइम उन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट से लगभग 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट भी मिला, और इस टाइम उन्हें पीटर थियल के द्वारा चलाए जाने वाले थियल फेलोशिप में इनरोलमेंट करने का भी मौका मिला। 12th grade, what changed my life was a Thiel Fellowship. So Peter Thiel is the founder of PayPal, early investor in Facebook. How does a 12th grader know about who Peter Thiel is? नो, इस फेलोशिप का काम होता था कि जो भी 23 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जो अपनी कॉलेज को छोड़ के ऐसे कुछ स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हैं, जो जिनमें सच में पोटेंशियल है, उनके लिए होता है। उसमें रितेश अग्रवाल जी जाते हैं और भगवान की दुआ से उनका उसमें सिलेक्शन भी होता है। उन्हें पहली बार यूएस जाने का मौका मिलता है, एक फ्लाइट में बैठने का मौका मिलता है। आप मानिए एक मिडिल क्लास के लिए एक फ्लाइट में बैठना बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी चीज़ होती है। वो यूएसए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके पास पैसे नहीं होते हैं, ना घूमने के पैसे होते हैं, ना कुछ और पैसे होते हैं। उनको खुद ये मानना था कि क्या ही है, एक बार चले जाएंगे, अपना सिलेक्शन तो होगा नहीं। रितेश अग्रवाल इस फेलोशिप को जीत भी जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही उनका जो बिजनेस मॉडल था ओवरऑल स्टेज का, वो बिल्कुल फेल हो गया था। क्योंकि इसके 3 मुख्य कारण है। पहला है स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि सारे के सारे होटल ओनर अपने होटल को अपने हिसाब से ही मैनेज करते हैं। वो आपको ऐप पे दिखाते अच्छे होटल, वाईफाई, लेकिन जब जहाँ पर कस्टमर पहुंचता है तो उसको एकदम खराब सा रूम दे दिया जाता है, जिससे क्या ओवरले स्टेज की रेटिंग है ना, वो बिल्कुल भी खराब हो जाती थी। दूसरा है कि ओवरले स्टेज का होटल पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। वहाँ पर कौन सी सुविधाएं होंगी, कौन सी नहीं होंगी, कैसा रूम होगा, साफ सफाई वाले वहाँ पे कपड़े होंगे नहीं होंगे, ये सब होटल ओनर अपने हिसाब से देखता। और तीसरा था प्राइस का एकदम बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन करता रहता था, जिसकी वजह से ओवरले स्टेज का बिजनेस मॉडल बिल्कुल भी खराब हो गया। लेकिन यहाँ पर रितेश अग्रवाल और उनकी टीम ने ओवरले स्टेज की बिजनेस मॉडल को चेंज करके उसे ओयो रूम्स दिया, और ओयो रूम इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा कि 2016 में ओयो के पास करीब 68,000 से भी ज़्यादा रूम्स थे, और लगभग 2.3 मिलियन बुकिंग थी ओयो के पास उस टाइम। तो ऐसा तो क्या कर दिया ओयो रूम ने ओवरले स्टेज से हटकर कि वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल बन गया। और शायद 2013 से 2016 का यही टाइम था जब रितेश अग्रवाल भारतीय स्टार्टअप इंडस्ट्री के स्टार बन गए थे। उनका ओयो एक स्टार स्टार्टअप बन गया था। Headlines many times in the past, the story that has caught the imagination of just so many people, especially in the startup community. Ritesh Agarwal, founder and CEO of Oyo Rooms. His story is the stuff that legends are made of. Definitely one of the biggest success stories in that travel and tourism. और इस मॉडल के चलते ओयो का 2015 से लेकर 2016 तक जो बुक्ड रेवेन्यू था ना, वो 1067 करोड़ तक पहुंचा। क्योंकि इस बार ओयो ने कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी होटल ओनर को कि अगर आपने इन सब का पालन नहीं किया तो हम आपको अपने ओयो रूम्स के जो भी नेटवर्क है उससे बाहर निकाल देंगे। पहला तो ये था कि ओयो है ना, अब एक ऐसे टीम बिल्डअप करने लगा था जो खुद जाके होटल पे देखती थी कि यहाँ पर वाईफाई सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, यहाँ पे जो कपड़े हैं वो सही साफ स्वस्थ है या नहीं, कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस मिल पा रहा है या नहीं पा रहा है। और इसके चलते ओयो ने एक क्रॉस सिस्टम अप्लाई किया। जैसे अगर रूम साफ सफाई नहीं है तो उसे 4 क्रॉस देंगे, अगर रूम में अच्छी नेटवर्क सुविधाएं नहीं है जैसा उन्होंने अपने ऐप पे दिखाया तो उसको 3 क्रॉस मिलेंगे। ऐसे में अगर किसी भी कंपनी को अगर 20 से ज़्यादा क्रॉस मिल गया ना, तो ओयो अपने नेटवर्किंग से उस होटल को बाहर निकाल के फेंकता था। और इसी स्कीम के चलते ओयो ने करीब 200 से भी ज़्यादा होटल को अपने प्लेटफॉर्म से डीलिस्ट कर दिया था। इसके साथ साथ
ओयो होटल ओनर ऐप भी उस टाइम अपना लॉन्च करता है, जहाँ पर कस्टमर्स और होटल ओनर दोनों की इशू वहाँ पर आराम से सोल्व किया जा सकता है। और इसके साथ साथ ओयो ने रूम मैपिंग, ब्लैक लिस्टेड रूम्स, ये सब सुविधाएं भी अपने ऐप पे लॉन्च की, जहाँ पर कस्टमर को पहले ही बता दिया जाता है कि आपको कौन सा रूम मिलेगा, कौन कौन से रूम है होटल में जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया है, मतलब ये रूम अच्छे नहीं है तो वो कस्टमर को दिखाई नहीं जाते, है ना। ये कमाल का मॉडल ओयो, जहाँ पर वो भारत के कोने कोने में अपने होटल को स्टैब्लिश करने में लगे हुए थे। इसके चलते उन्हें जापानीज कंपनी सॉफ्टबैंक से करीब 413 करोड़ रुपए एक बार में उठाए और दूसरी बार में करीब 29 करोड़ रुपए, जहां पर ये सब सारा पैसा डेब्ट प्लस इक्विटी से मिलकर उठाया गया है। और इसी एक्सपेंशन के चलते 2016 में ओयो के पास करीब 6500 होटल थे, और वहीं ट्रीबो के पास 125 और फैब होटल्स जो इनके कॉम्पिटिटर थे उनके पास करीब 225 होटल्स ही थे। और इसी एक्सपेंशन के चलते ओयो के जो लॉसेस थे ना वो 2015 में 21 करोड़ से लेकर 2016 में 496 करोड़ रुपए चले गए, और उनके एक्सपेंसेस 32 करोड़ रुपए, जहां ओयो 2015 में एक्सपेंसेस पे गए थे वो 2016 में करीब 520 करोड़ रुपए चले गए। और 2016 का वही टाइम था जब जियो के साथ साथ होटल इंडस्ट्री में बहुत सारे मार्केट प्लेयर लॉन्च हुए, जैसे मेक माई ट्रिप, गोआईबिबो, ट्रीबो, फैब, और इन सभी प्लेटफॉर्म के पास हैवी फंडिंग थी। जैसे गोआईबिबो के पास करीब 225 से 250 मिलियंस की फंडिंग थी उस टाइम पे, और ये जो मेक माई ट्रिप के पास करीब 180 मिलियन डॉलर की फंडिंग थी। इसके साथ फैब और ट्रीबो के पास करीब 6 से लेकर 18 मिलियन डॉलर उस फंडिंग के लिए लगे हुए थे। और इन सब सारे कॉम्पिटिटर की वजह से ओयो अपने कस्टमर्स और अपने होटल दोनों ही खोता जा रहा है। और इसी के चलते ओयो ने भारी भरकम डिस्काउंट्स देने स्टार्ट किए, और भारत में शुरू हुआ एक नया कैश गेम जो होटल इंडस्ट्री में शुरू होने वाला है। और इसी कैश गेम को अपनी तरफ करने के लिए ओयो ने एक MG होटल, मिनिमम गारंटी होटल लॉन्च किया, जो ओयो की एक कब्र बनकर तैयार हो गया था आने वाली 4 से 5 सालों के अंदर। ये मॉडल इतना ज्यादा मतलब बैकफायर किया, ओयो को करीब 14,000 करोड़ के लॉस की तरफ ले गया। आइए जानते हैं क्या था इस MG मॉडल में। Net losses widened to $335 million. $335 million were losses amounted to about 300 odd crores to almost 2,000 crores. MG मॉडल के तहत ओयो होटल को एक फिक्स्ड अमाउंट देता था, और उस अमाउंट के बदले होटल अपना सारा का सारा कंट्रोल, जैसे उनकी सारी की सारी मैनेजमेंट पावर, सारा का सारा उनका टीम पावर और सारी सुविधाएं अब ओयो ही हैंडल करता था। ओयो अपने मार्केट एनालिसिस डाटा टूल से तय करता था कि उस होटल का कब उसकी रेंट को बढ़ाना है, कब उसकी रेंट को कम करना है। इसके चलते होटल ओनर पे से जो कस्टमर एक्सपीरियंस को बेटर करने का प्रेशर था ना, वो सारा का सारा अब ओयो ने ले लिया था। इसके चलते ओयो के एक्सपेंसेस रॉकेट आसमान में उड़ने लगे। जैसे द कॉन्क्लेव होटल, जिन्हें करीब 12,96,000 रुपये पर मंथ मिनिमम गारंटी दी गई थी, जिसके चलते इस होटल का करीब 82 लाख रुपया अनपेड सर्किल में ही फंसा रह गया, जो कभी पे हो ही नहीं पाया। मॉडल के बैकफायर होने की वजह से ओयो ने अपने मॉडल से करीब 500 होटल को निकाल के फेंक दिया था, क्योंकि इन सारे होटल की बुकिंग थी ना, वो जितनी ओयो की ऐप ने जो प्रिडिक्ट की थी ना, उससे कम आ रही। और जब कोविड-19 में जो लॉकडाउन मोदी जी ने अनाउंस किया, उसके बाद तो इस MG मॉडल ने ओयो की कमर तोड़ के रखी थी। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। ये है जनता कर्फ्यू। जिसके बाद रितेश अग्रवाल ने लेटर लेकर बोला कि अब हम इस MG मॉडल को बंद करने वाले हैं। लेकिन फिर भी रितेश अग्रवाल और उनकी टीम हार नहीं मानती और एक बार फिर से अपने मॉडल को वो चेंज करती हैं, और इस बार वो लॉन्च करती हैं दी फ्रेंचाइज मॉडल, जो ओयो की आज की सक्सेस का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। और इसी फ्रेंचाइज मॉडल ने 2020-21-22 में जो ओयो के लॉसेस 14,000 करोड़ थे, वो पहली बार 2025 में करीब 600 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में दर्ज होते हैं। और इसी फ्रेंचाइज मॉडल के ही दम पे ओयो ने अमेरिका के बड़े बड़े होटल इंडस्ट्री को भी हायर कर लिया है। तो अब देखते हैं इस फ्रेंचाइज मॉडल की क्या स्पेसिफिकेशन थी। इस ओयो के फ्रेंचाइज मॉडल में पहले ओरावल स्टेज की तरह ही अलग अलग कंपनियां और अलग अलग होटल से वो आकर लिस्टेड होते थे, लेकिन ये फ्रेंचाइज मॉडल कमीशन बेस्ड पे काम करता था। जैसे अगर 3 से 4 जगहों के होटल अगर इस पे रजिस्टर्ड हो गई हैं, तो ओयो
कि जो भी एप्स और सर्विसेज है ना, वो ध्यान से इन चीज़ों को एनालाइज करते थे कि कब किस सीजन में ज़्यादा ऑक्यूपेंसी आ रही है, ऑक्यूपेंसी नहीं आ रही है। और इसके साथ साथ ओयो का जो एआई ड्राइवन सिस्टम है ना, वो ऑक्यूपेंसी, सीजनैलिटी, लोकल कंपटीशन ट्रैक करके अपने रूम्स की प्राइस को फ्लक्चुएशन करता था। जैसे मान लीजिए अगर गोवा में कोई होटल है और अगर वहां पर सीजन बहुत ही तेज चल रहा है, तो वो अपने होटल के जो भी रूम है उनकी प्राइस को बढ़ा देता था। और वो देखता था कि अगर अब मतलब ऑफ सीजन चल रहा है तो अपने वो रूम की जो भी प्राइस है ना उनको कम कर देता था। और इसके साथ साथ ही ओयो का जो एआई ड्राइवन सिस्टम है ना, वो लास्ट मिनट बुकिंग का भी बहुत ज्यादा फायदा उठाता था। और इसके साथ साथ ही ओयो ने अपनी वाइड विजिबिलिटी जो भी एआई ड्राइवन टूल्स है ना उनका इस्तेमाल किया। ओयो अपने होटल को अपने ऐप और वेबसाइट पे तो शो करता ही था, जबकि वो थर्ड पार्टी ऐप जैसे मेक माई ट्रिप, गुआई, वीबो, इन सब का भी इस्तेमाल करता और अपनी होटल और रूम्स को वहां पर भेजता था कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उन्हें देखे। ओयो इस मॉडल में होटल के साथ पहले टाइप कर लेता था कि होटल में जितनी भी सारी एसेसरीज है, जैसे बाथरूम में सामान का, जैसे बाथरूम में काम आने वाली चीजें होगी, चादर हो गया, ये सारी चीजें वो खुद आपको प्रोवाइड करेगा। और इस पे आपको वो जैसे होटल के एक्सपेंसेस है ना, वो पहले से ही कम हो जाएंगे। और इसके साथ साथ ही ओयो ने होटल को फाइनेंशियल सपोर्ट भी देना प्रोवाइड करवा दिया था, जहां पर उन्होंने ओयो एक्सेलरेशन प्रोग्राम चालू किया, जिसके तहत जो भी होटल ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करती उनको होटल वाइजार दिया जाता, और जो होटल कम अच्छा परफॉर्मेंस करती कभी कभी उनके ओयो पर्सनली वहां पे जाता और उनको एडवाइस करता कि आप ये चीजें कीजिए, ये चीजें नहीं कीजिए, जिसकी वजह से आपके होटल में भी कस्टमर बढ़ते जाएंगे। और इन्हीं सब चीजों की वजह से ओयो आज भारत के साथ साथ 35 नए कंट्रीज में भी फैल चुके। आपको जानकर हैरानी होगी कि ओयो का रेवेन्यू 35% इंडिया से आता है, 65% आज भी वो विदेशों से भी कमा रहा है। और ओयो ने अपनी इसी स्ट्रेटेजी के चलते अमेरिका की जो टॉप होटल चेन इंडस्ट्री है ना, G6 हॉस्पिटैलिटी, उसको भी एक्वायर कर लिया, जिसमें मेटल 6 और स्टूडियो 6 भी आते हैं। इन सबको एक्वायर करने के लिए ओयो ने करीब 4,500 करोड़ रुपए दिए। और ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल का कहना है कि G6 हॉस्पिटैलिटी की वजह से वो करीब फाइनेंशियल ईयर 2026 में 1100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाएंगे। तो इसी सब चीजों के चलते बिजनेस मॉडल को बदलकर एमजी की जो भी कमियां थी उस मॉडल से सीखकर और फ्रेंचाइज मॉडल की सक्सेस के जरिए आज ओयो और उनके फाउंडर रितेश अग्रवाल हमारे देश के स्टार स्टार्टअप बन चुके। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, उन्होंने देखा कि यहाँ पर अगर हमने ये गलती की है तो आगे जाकर ये गलती हम भी हमारे जीवन में ऐसे स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हैं। हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से नहीं सीखता उसके लिए आगे बढ़ना आज के मार्केट में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ज्यादा बात ना करते हुए, अगर आपको वीडियो में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम हमारी वीडियो में ऐसे ही लोगों की स्टार बिजनेस स्टार्टअप की कहानियां लेके आते हैं, जिससे हमारे देश को और हमको इंस्पिरेशन मिलता है। मैंने खुद की अपने स्टार्टअप पे काम करना शुरू कर दी और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 1 से 1.5 साल के अंदर मैं भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत।